हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को और स्टडी पॉइंट में। देखो, आज जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट दिन है यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों के लिए, क्योंकि आज 28 मई 2023 यूपीएससी प्री है। आपको करना बस इतना है कि आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। एकदम एग्जाम के टाइम पे रिलैक्स रहिए, एग्जाम में अपने माइंड को एकदम काम रखिए जितना हो सकता है। देखो, बड़े से बड़ा टॉपर भी यही बोलते हैं कि उसको प्री में 35 से 40 क्वेश्चन से ज़्यादा आते नहीं, उसके बाद वो एलिमिनेट करके टेक्निक्स लगा करके कुछ एक्सट्रीम कंडीशन देख करके इस तरीके से वो टेक्निक लगाता है और उसके बाद ही उसका सिलेक्शन होता है। और ये भी नहीं कि आप 50 या 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आए। अगर आप 50 या 60 क्वेश्चन करके आएंगे तो आप मान के चलिए कि आपका नहीं हो रहा है, क्योंकि यार ये एक ऐसे एग्जाम है ना, यूपीएससी यूनियन पब्लिक कमीशन की जगह इसको लोग अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक कमीशन कहते हैं। तो बड़े से बड़े टॉपर को भी 40 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप इसका बिल्कुल भी प्रेशर ना लें। अगर आपको 30-35 भी आ रहे हो तो आप समझ लें कि आप बहुत अच्छी कंडीशन में। उसके बाद आपको एलिमिनेट ही करना है, आपको टेक्निक्स लगानी है, आपको देखना है, इसी बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपको कुछ करना है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होगा कि आप अपने माइंड को काम रखें, एकदम काम डाउन रहें, रिलैक्स रहें। और ये देखिए, अगर आप एक आध मिनट का रेस्ट ले भी लेते बीच में तो उससे कोई बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि आप 100 के 100 क्वेश्चन तो करेंगे नहीं। वैसे भी करना आपको 90 प्लस ही है, तो मान लीजिए आप 90 प्लस भी कर रहे हैं, 80 प्लस कर रहे हैं, तो भी आप 10-20 क्वेश्चन ऐसे छोड़ रहे हैं या 5-7 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, तो उसका टाइम आप एक आध मिनट या 30 सेकंड 32 सेकंड आप रेस्ट ले लें, उसमें पानी पी लें, आप अपने माइंड को थोड़ा सा काम रखें, क्योंकि अंततः सिलेक्शन तभी होगा जब आपका माइंड काम है। यार, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। प्री में जो है माइंड का ही गेम है। अगर आप मैनेज कर ले जा रहे हैं, आप अपने दिमाग के साथ खेल ले रहे हैं, आपका दिमाग आप पे हावी नहीं हो रहा है, तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है इसकी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, एग्जाम है, आप बिल्कुल प्रेशर ना लें। जिंदगी तो है नहीं, जिंदगी से इंपॉर्टेंट तो एग्जाम है नहीं। मानता हूँ कि कुछ लोग की जिंदगी ही आईएएस बनना है या लवासना जाना है या ड्रीम है, ये वो है, सबके साथ होता है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले हर बंदे के साथ होता है। आप बिल्कुल इसका स्ट्रेस ना लें और आप ये मान के चलें कि आपका सिलेक्शन हो रहा है। बस आप जो है अपना जो दिमाग है उसको काम डाउन रखें, अपना जो स्तर उसको बना के रखें। आप इस बात पे भरोसा रखें कि आपने जो पढ़ाई की है वो काम आएगी। आप अपने आप का अपना लेवल जो उसको गिराए नहीं, बिल्कुल आप एकदम ध्यान से रहें, एकदम नॉर्मली होकर के चलें। और एग्जाम ही है, एग्जाम की तरीके से लें इसको, जीने मरने की कंडीशन में ना ले जाएं इसको, ठीक है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से यूपीएससी 2023 के प्री के लिए। आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से एग्जाम दें और सिलेक्शन लेकर के ही आए। आज संडे है तो द हिंदू का आर्टिकल तो आया नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम संडे को भी पढ़ लेते हैं, इसको छोड़ तो सकते नहीं। तो थोड़ी बहुत जो है मैंने 1-2 टॉपिक कवर किया है। बाकी आप लोग यूपीएससी का एग्जाम दे करके आए, फिर कल से फिर से स्टडी स्टार्ट करते हैं। 1-2 दिन का आप चाहें तो रेस्ट ले सकते एग्जाम बाद, लेकिन अभी फिलहाल अपने एग्जाम पे ध्यान दें और उसको जो एकदम काम डाउन होकर के हल करें क्वेश्चन, एकदम रिलैक्स माइंड से, एकदम बिल्कुल प्रेशर ना ले। अगर आपने प्रेशर जो है उसको मैनेज कर लिया तो फिर आप एग्जाम निकाल कर ले जाएंगे। तो 1-2 टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम का देखें। एक आर्टिकल है मॉब लिंचिंग के बारे में। आइए जानते हैं इसके बारे में। मॉब का मतलब होता है भीड़ और लिंचिंग का मतलब जान लेना। जब भीड़ द्वारा, अनियंत्रित भीड़ द्वारा किसी की हत्या कर दी जाती है, किसी की जान ले ली जाती है इस आरोप में कि उसने कोई सजा की थी, और उसने कोई दोष किया था, उसने कोई जुर्म किया था, और उसकी सजा जो है तत्काल प्रभाव से दी जाए, तुरंत दी जाए। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाले ने कोई दोष नहीं किया है, कोई जुर्म नहीं किया, उसके बाद भी उसको जो है गलत अफवाहों के आधार पर, गलत न्यूज के आधार पर उसको सजा दे दी जाती है, उसकी जान ले ली जाती है। तो इसको ही भीड़ द्वारा की गई हत्या मॉब लिंचिंग कहा जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसे कि परिभाषा भी मैंने बताई, जब अनियंत्रित भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति को उसके दोषों की सजा के लिए और कभी कभी बिना किसी दोष के बस अफवाहों के आधार पर पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है, तो इसे मॉब लिंचिंग कहा जाता है। यह पूर्णतः गैर कानूनी है। अब ये भीड़ द्वारा हत्या की जाए या किसी इंसान द्वारा हत्या की जाए, हत्या तो हत्या होती है और ये पूर्णतः गैर कानूनी ही होती है, चाहे जैसे की जाए, तो ये गैर कानूनी माना जाता है। और 2017 का जो पहलू खान मामला, ये बहुत फेमस मामला मॉब लिंचिंग का, बहुत एक लैंडमार्क केस जिसको बोलते हैं ना, वो है। कारण क्या है इसका? तो असहिष्णुता, लोगों में सहनशीलता की कमी है। लोग जो है किसी भी चीज को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। अगर किसी ने मुझे 1 पॉइंट कह दिया तो मैं उसको 4 पॉइंट बोलूंगा, 4 कदम आगे बढ़ के बोलूंगा। मैं ऐसा नहीं है कि उसने कह दिया तो कह दिया, बात खत्म करते जाने दो, नहीं, मैं उसको 4 पॉइंट और सुनाऊंगा। और इस तरीके से जो कोई बात होती है समाज में हमारे, उसको लोग सह नहीं पाते, फिर भीड़ इकट्ठा करके किसी की जान ले लेती है। पूर्वाग्रह, यार किसी भी धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के, समाज को लेकर के, समुदाय को लेकर के हमारे मन में एक पूर्वाग्रह, पूर्व धारणा बनी हुई है। हम उनके बारे में पूरी जानकारी है ही नहीं, हम उसके बारे में सही गलत अच्छा खराब जानने की कोशिश भी नहीं करते, ना हमें उनके बारे में जानकारी है। बस हमें जो पहले से पता है उसके बेस पे हम फैसला ले लेते हैं कि यार ये लोग ऐसे ही होते हैं, इनका समुदाय ऐसा ही है, इनके यहाँ ऐसे ही होता है, ये चीज गलत कर रहे हैं। हम उसके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। बस जो हमारे मन में पहले से, हम उसी को लेकर के चलते हैं और इसका परिणाम होता है मॉब लिंचिंग, घृणा, ये सारी चीजें। अफवाह, कभी कभी गलत न्यूज फैला दी जाती है, गलत बातें फैला दी जाती है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, और इसके चक्कर में आकर के लोग जो है मॉब लिंचिंग कर देते हैं। सोशल मीडिया की भूमिका, यार आज के टाइम पे ना सोशल मीडिया जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब ये
अच्छा भी है, खराब भी है, आप जैसा यूज करना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन होता ही है कि किसी ने सोशल मीडिया पे रो दिया कि वो भी वायरल हो गया, कोई हंस दिया वो भी वायरल हो गया, कोई किसी गाने पे नाच दिया वो भी वायरल हो गया। ये जो है बहुत गलत चीज है यार। अब देखो तो सही कि अगर कोई खबर आप तक आ रही है, कोई बात आप तक आ रही है, तो उसमें कितना सच्चाई है, उस पर गवर्नमेंट का क्या रवैया है, गवर्नमेंट कुछ कह रही है कि नहीं कह रही है, उस पर कोई रिपोर्ट आ रही है कि नहीं आ रही। बस आपने जो देखा कि यार ये चीज है, ऐसे है, अच्छा ठीक है, इसको वायरल कर दो, इसको भेज दो, इसको भी भेज दो, उसको भी भेज दो। ये बहुत गलत चीज है। आप किसी भी चीज को जो है बिना सच्चाई जाने तुरंत फेमस कर देते हैं, तुरंत वायरल कर देते हैं। इससे जो है मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ती हैं। मॉब लिंचिंग का अन्य कारण क्या, तो जैसे गौ हत्या के आरोप में 2002 में हरियाणा में 5 दलितों की हत्या कर दी गई। अब ये चाहे दलित हो, चाहे 5 हो, चाहे 1 हो, कोई भी, अगर मान लो कि इन्होंने गाय की हत्या की भी, अब ये गाय की हत्या किसी भी अन्य जानवर की, तो ये पूर्णतः जो है खराब चीज है, गलत चीज है। इसके लिए लेकिन कानून है, न्यायालय ये उनको सजा देगा, न्यायालय इनको सजा देगा जिन्होंने गाय की हत्या की, अन्य जानवर की हत्या की। लेकिन आप इनकी जान ले रहे हैं। किसी भी मामले में अगर आती है बात, तो जाहिर सी बात है कि इंसान की जान को हर इंसान इंपॉर्टेंट मानता है जानवर की तुलना में। लेकिन आप जो है गाय की तुलना में किसी 5 दलित हो या कोई भी जनरल में किसी कोई भी हो यार, आप किसी की भी जान कैसे ले सकते हैं? आप होते कौन है किसी की जान लेने वाले? आपको ये अधिकार किसने दिया? यहाँ तक कि हमारे जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, वो भी इस बात पर विचार कर रहा है कि मृत्युदंड देना चाहिए, इसको समाप्त कर देना चाहिए। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया, इसी बेस पे कि अगर हम किसी को जान दे नहीं सकते तो हम उसकी जान ले कैसे सकते हैं? और आप जो है भीड़ इकट्ठा करके किसी की जान ले रहे हैं। इस पे सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है। हो सकता है कि इसको आने वाले 2-4 सालों में ये खत्म भी कर दिया जाए मृत्युदंड। पुलिस प्रशासन की क्षमता। अब पुलिस प्रशासन क्या है कि पहले तो शांति व्यवस्था बनाए रखने में असक्षम हो जाती है, वहां पे उतना ध्यान नहीं दे पाती, निगरानी नहीं कर पाती है। दूसरा ये कि जब एफआईआर लेकर के कोई दर्ज कराया जाता है, अगर किसी के खिलाफ मॉब लिंचिंग हो भी गई, वो एफआईआर दर्ज कराया जाता है, तो उस पर पुलिस का ढीला ढाला रवैया रहता है, वो ध्यान ही नहीं देते। कई बार तो ऐसा होता है कि जब कोर्ट आदेश देती है तब एफआईआर दर्ज होती है। तो इस तरीके से जो आरोपी हैं जिन्होंने ये कांड किया था, उनके मन में और जो है डर खत्म हो जाता है, उनके मन में और ये चीज बढ़ती है कि यार मैं करूं, कौन सा पुलिस आ रही है, कौन सा कोई कर रहा है, मेरा कुछ होगा ही नहीं, भीड़ का कोई चेहरा होता नहीं है, वैसे ये कहा जाता है। तो ये जो उनके मन में जो है बढ़ावा देती है, ये गलत चीज है। पुलिस को जो है इस मामले में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, त्वरित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। कड़े कानूनों की कमी। कड़े कानून तो छोड़िए, अभी जो है मॉब लिंचिंग से जुड़ा हमारे देश में कोई कानून है ही नहीं, इसके लिए स्पेसिफाइड कोई कानून नहीं है। इसको जो है आईपीसी के तहत ही देखा जाता है। तो इस वजह से अभी बहुत सारे लोग बच जा रहे हैं, इसके ना तो परिभाषित किया गया ना ही कुछ और। न्याय में देरी। अब सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, कोई सा भी कोर्ट, हमारे न्यायालय के ऊपर इतना सारा बोझ पहले से पड़ा है, इतने सारे केसों का दबाव पहले से। उसमें कोई केस जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि 10 साल, 20 साल, 50 साल, कभी कभी तो ये भी हुआ है कि आदमी मर गया, उसके बाद फैसला आया, उसके बाद हक में उसके न्याय आया है, उसके खिलाफ सजा हुई है। तो ऐसे न्याय का कोई फायदा है? कहते हैं ना कि जस्टिस इज डिले लाइक जस्टिस इज डिले लाइक जस्टिस इज डिनाई। तो इस तरीके से यार क्या फायदा इस तरीके इतना लेट से फैसला आने का? इस वजह से जो है लोगों के मन में डर कम हो जाता है और वो सोचते हैं कि जब तक आएगा तब तक देखा जाएगा, पता नहीं कब आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा। मॉब लिंचिंग का प्रभाव क्या है? अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार, इसका हनन होता है। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक, इसमें जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार वो अधिकार है जिनका हनन होने पर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हालांकि आपके पास हाई कोर्ट का विकल्प है, लेकिन अगर आप नहीं जाना चाहते तो सुप्रीम कोर्ट आपसे ये नहीं कहे कि पहले हाई कोर्ट होकर के आइए। आप सुप्रीम कोर्ट को ये दिया गया है अधिकार कि डायरेक्ट वो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो और इसमें निर्णय देगी। इसी के तहत आता है अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। इसी में अनुच्छेद 21 जो जीवन जीने के अधिकार की बात करता है। इसके तहत बहुत सारे और भी अधिकार की व्याख्या की गई केस दर केस, लेकिन ये जो बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है भारतीय संविधान का। कानून का हनन होता है इसमें। जाहिर सी बात है कि जब आप किसी की हत्या कर रहे हैं, वहाँ की शांति भंग कर रहे हैं, वहाँ पे माहौल तनावपूर्ण पैदा कर रहे हैं, तो कानून का हनन तो हो ही रहा है। संविधान तथा न्यायपालिका में विश्वास उठ जाता है। ये जाहिर सी बात है यार, अगर हमें देर से न्याय मिलेगा या हम एफआईआर दर्ज कराने गए हैं, वहाँ पे एफआईआर ही दर्ज नहीं हो रही इस मामले में, या पुलिस सही से ध्यान नहीं दे रहा है, या न्यायालय जो है 20-20 साल लगा दे रही है, तो हमारे जो है वो आएगा ही कि मन में यार ये क्या चल रहा है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय में देरी हो रही है। तो संविधान और न्यायपालिका के दोनों के खिलाफ जो है मन में विश्वास में कमी हो जाएगी। अल्पसंख्यकों तथा वंचित वर्गों में डर तथा विश्वास। सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि मैक्सिमम घटनाएं जो हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय या ऐसे वो समुदाय जो वंचित है उनके खिलाफ ही होती है मॉब लिंचिंग की। सशक्त समुदाय, बहुत संख्यक समुदाय जो उनके खिलाफ नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं होती होगी, लेकिन जो है सामान्यतः मैक्सिमम टाइम में कह रहा हूँ, ये चीज ध्यान देंगे तो उसमें जो अल्पसंख्यक और दलित समुदाय या इस तरीके के वंचित समुदाय जो उनके खिलाफ ही होती है। तो इनके मन में एक अविश्वास बैठ जाता है कि हमारे लिए ये जगह सेफ है कि नहीं है, हमारे लिए ये देश सेफ है कि नहीं है, और जो है बाहरी प्रभाव फिर आने लगता है। बाहरी लोग जो ये भाषण देते हैं अन्य देश वाले, उनका प्रभाव पड़ता है। इसी तरीके से बहका बहका करके लोगों को गलत कामों में लगाया जाता है कि तुम्हारे समुदाय के खिलाफ ये किया जा रहा है, तुम्हारे समुदाय के खिलाफ वो किया जा रहा है। तो उस तरीके से लोगों के मन में जहर भरा जाता है, एक रास्ता खोल देता है। और हो सकता है जैसे खालिस्तान की मांग कर रहे हैं लोग, तो हो सकता है आगे चल करके ये अल्पसंख्यक समुदाय या जो वंचित समुदाय ये भी अलग
देश बनाने की मांग करें तो कितना बार देश का विभाजन करेंगे यार। इस वजह से इन सारी चीज़ों पर नियंत्रण लगाना चाहिए, अंकुश लगाना चाहिए, देखना चाहिए हमें कि अब कोई भी अल्पसंख्यक हो, कोई भी वंचित वर्ग हो, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो असहज महसूस ना करे, वो भी उसी आज़ादी और उसी हक के साथ रहे जैसे कि बाकी सब रहते हैं। शांति व्यवस्था भंग हो जाती है, इसमें जाहिर सी बात है अब जहाँ हत्या हुई वहाँ पे पुलिस डिप्लॉय कर दी जाएगी, वहाँ पे बहुत सारे लोग लगा दिए जाएंगे, हो सकता है कभी कभी कर्फ्यू भी लगा दिया जाए। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वहाँ पे शांति व्यवस्था भंग करेंगे, लोगों को अपने घर में कैद रखेंगे, आर्थिक गतिविधियां बंद कर दी जाएंगी, व्यापार पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, वहाँ पे आर्थिक व्यवस्थाएं खराब हो जाएंगी, निवेश को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। अब जाहिर सी बात है अगर मैं निवेश करना चाहता हूँ, कोई विदेशी निवेशक निवेश करना चाहता है तो ये देखेगा ही कि वहाँ पे जो है माहौल कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ पे शांति रहती है कि नहीं रहती, वहाँ का समाज कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं। अब अगर किसी जगह 2 घटनाएं हो जाए मॉब लिंचिंग की तो मेरे मन में हमेशा डर रहेगा यार यहाँ मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, या यहाँ मेरे किसी कार्यकर्ता की, यहाँ काम करने वाले की हत्या ना कर दी जाए, या कोई और इशू ना हो जाए। तो इस तरीके से हो सकता है मैं वहाँ से निवेश करने से बचूं, और जहाँ पे ऐसी घटनाएं नहीं होती, जो शांतिप्रिय समाज है, जहाँ पे लोग शांति से रहते हैं, मैं वहाँ पे निवेश करना पसंद करूँ। आंतरिक प्रवासन को बढ़ावा देता है। ये होता है कि अब एक जगह 2 घटनाएं 3 घटनाएं हो जाए मॉब लिंचिंग की तो आदमी के मन में डर बैठ जाएगा कि यार यहाँ पे मैं सेफ हूँ कि नहीं हूँ, अब मैं ऐसी जगह जाके रहने लगूँ जहाँ पे मेरे धर्म जाति के लोग हैं। तो ये इस तरीके से आंतरिक प्रवासन को बढ़ावा देता है। जो आबादी का प्रतिरूप है, जनसंख्या प्रतिरूप है, उस पर निगेटिव इम्पैक्ट डालता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है, लोग यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, तो जनसंख्या जो गणना हुई रहती है उसमें भी दिक्कत आ जाती है। इस तरीके से डेटा इकट्ठा करने में दिक्कत होती है, वोटिंग के टाइम पे दिक्कत होती है, सार्वजनिक संपत्ति की बर्बादी की जाती है। अब जाहिर सी बात है किसी की हत्या कर दी गई है तो वहाँ पे तोड़फोड़ भी होगी, कुछ और भी होगा, और अगर नहीं भी होती तोड़फोड़ तो जो हम पुलिस डिप्लॉय करेंगे वहाँ पे, या जो वहाँ पे कर्फ्यू लगेगा या जो भी होगा, तो ये हमारी संपत्ति तो है, हम कर देते हैं तभी तो गवर्नमेंट के पास आती है संपत्ति, उनके पास पैसा आता है, तो उसी के थ्रू इनको सैलरी दी जाती है। फालतू में वहाँ पे सुरक्षा दल बढ़ाने पड़ेंगे, वहाँ पे मार्च करना पड़ेगा, ये सारी चीजें, ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा बढ़ेगा फालतू में। इससे जुड़े संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधान क्या है, तो संविधान में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। सीआरपीसी जो है आपराधिक प्रक्रिया संहिता है, इसके तहत भी इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई, उसमें कोई प्रावधान नहीं है। और इससे जुड़े जो मुद्दे हैं इसको जो है धारा 302 हत्या और धारा 307 हत्या का प्रयास, धारा 323 जानबूझकर घायल करना और 147 से 48 दंगा फसाद, 149 आज्ञा के विरुद्ध इकट्ठा होना, इन सब के तहत आईपीसी की धारा ये सारी, इन्हीं के तहत इस पे केस दर्ज किया जाता है। क्योंकि अभी इससे जुड़ा कोई विशेष कानून है ही नहीं तो उस पर किस खिलाफ आप केस दर्ज करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि 302 के तहत हत्या का केस दर्ज किया जाता है, 307 के तहत हत्या का प्रयास का किया जाता है, तो इसी आईपीसी की धाराओं के तहत केस दर्ज किए जाते हैं मॉब लिंचिंग के। इससे जुड़ा कोई विशेष कानून है नहीं अभी अपने पास। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके बारे में कुछ दिशा निर्देश दिए थे, तो इसको देख लेते हैं। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकारें जो है प्रत्येक जिले में मॉब लिंचिंग और हिंसा को रोकने के उपायों के लिए एक सीनियर पुलिस अधिकारी को प्राधिकृत करेंगी। अब सीनियर पुलिस अधिकारी क्योंकि अक्सर होता ही है कि कोई घटना घटी वहां पे तो हवलदार जो होते हैं, कांस्टेबल जो होता है, उनके ऊपर ठेकरा फोड़ दिया जाता है और कुछ देर के लिए उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। इस तरीके से जो ऊंचे अधिकारी हैं, आला अधिकारी, उनके ऊपर तो कोई प्रभाव आता ही नहीं है, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे क्या खबर है, कैसी चीजें हैं वहाँ पे। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बात कही कि जो है वहाँ पे सीनियर अधिकारी नियुक्त है और उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर उसके क्षेत्र में कोई सा भी ऐसा मामला आता है तो ये उसकी जिम्मेदारी होगी। ये अच्छा स्टेप है। राज्य सरकारें शीघ्रता से उन जिलों, उप जिलों, गांवों की पहचान करेंगे जहां हाल ही में मॉब लिंचिंग की घटना हुई है। यानी राज्य सरकार का ही ये काम है, राज्य सरकार का ये कर्तव्य है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे जिले जो हैं, उप जिले जो हैं और गांव क्षेत्र जो है, ऐसे इन सबकी पहचान करे जहां पे अभी हाल ही में मॉब लिंचिंग हुई है। नोडल अधिकारी मॉब लिंचिंग से संबंधित अंतर जिला स्तरीय मुद्दे को राज्य के डीजीपी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। यानी यही जो सीनियर पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है यही नोडल अधिकारी रहेगा। अगर मॉब लिंचिंग से जुड़ा कोई ऐसा मामला जो 2 राज्यों के बीच फंस जा रहा है, मान लीजिए मरने वाला कहीं और का हो और मारने वाला कहीं और का हो, या मारने वाला कहीं और का मरने वाला, मतलब अलग अलग राज्य से हो, अंतर राज्य जो हो गया, तो उसके बारे में जो राज्य का डीजीपी है उसको तुरंत ये बताएंगे, इसके बारे में इसकी जानकारी देंगे नोडल अधिकारी जो नियुक्त किए गए सीनियर पुलिस अधिकारी। केंद्र तथा राज्य सरकारों को रेडियो, टेलीविजन और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यानी जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, जहां कहीं भी अपने राज्य सरकार का अकाउंट हो, ट्विटर हो गया, इन सारी चीजों पर यह प्रसारित कराना होगा कि किसी भी प्रकार की मॉब लिंचिंग एवं हिंसा की घटना में शामिल होने पर विधि के अनुसार कठोर दंड दिया जा सकता है। यानी अगर इस तरीके की घटना में कोई संलिप्त पाया जाता है मॉब लिंचिंग में, तो ये राज्य सरकार का कर्तव्य है कि रेडियो, टेलीविजन और प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू ये बताए कि इस तरीके के कार्यों में शामिल लोगों को सजा दी जाएगी, उनको कठोर दंड दिया जाएगा, उनको माफ नहीं किया जाएगा। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित ऐसे गैर जिम्मेदार और भड़काऊ संदेशों तथा अन्य सामग्री पर प्रतिबंध लगाना चाहिए जिनसे समाज में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं घटित होती हैं। ऐसे संदेश फैलाने वालों पर
उचित प्रावधान के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। ऐसा कई बार होता है कि हेट स्पीच हो गई या कोई बहुत ऐसी न्यूज हो गई, कोई बात हो गई, हम ऐसा फैला देते हैं, ऐसा बोल देते हैं कि उससे मॉब लिंचिंग को बढ़ावा मिल सकता है। तो इन सारी घटनाओं पर रोक लगानी चाहिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, यही कह रहा सुप्रीम कोर्ट। राज्य सरकारें मॉब लिंचिंग से प्रभावित व्यक्तियों के लिए क्षतिपूर्ति योजनाएं प्रारंभ कर सकती हैं, यानी जो भी मॉब लिंचिंग में मारे गए हैं, जिनकी जान गई, उससे जुड़े मुआवजा दिया जाए उनको, कुछ इस तरीके की। राज्य सरकार ने सुनिश्चित करेंगे कि पीड़ित के परिवार के किसी भी व्यक्ति का पुनः उत्पीड़न न हो, यानी ऐसा नहीं मान लीजिए मॉब लिंचिंग हो गई, उसके परिवार वाले लड़ रहे हैं तो फिर से उनकी मॉब लिंचिंग कर दी जाए, फिर से उनके ऊपर कोई जुर्म किया जाए, ये चीज गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, सुनिश्चित करे राज्य सरकार। राज्य सरकारों के कानून क्या है, तो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए सर्वप्रथम मणिपुर ने, किसने, तो सर्वप्रथम मणिपुर ने वर्ष 2018 में ही लिंचिंग के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया था, यानी सबसे पहले इस मामले में जो कानून बनाने वाला राज्य है वो मणिपुर है। कब, तो 2018 में ही बनाया था। मणिपुर के लिंचिंग विरुद्ध जो विधेयक है ना, उसकी बहुत सारे विशेषज्ञों ने तारीफ की है। उसमें क्या क्या पॉइंट है तो देखते हैं। विधि में ये निश्चित किया गया था कि लिंचिंग जैसे अपराधों को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति हो, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश दिया था कि नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए, सीनियर पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जाए, उसको फॉलो किया गया इस विधेयक में। अपने क्षेत्र अधिकार में लिंचिंग के अपराध को रोकने में विफल रहने वाले पुलिस अधिकारियों के लिए जुर्माना तथा कैद की सजा का भी प्रावधान है। वही जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था उसको ध्यान में रखते हुए मणिपुर ने पूरी तरीके से ये कानून बनाया है। इसमें कहा गया है कि जिस पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की गई है उस क्षेत्र में, अगर वो नाकाम रहता है मॉब लिंचिंग को रोकने में, तो ये पूर्णतः उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं रोक पाता तो उसके लिए उसको जुर्माना भी देना पड़ सकता है और जरूरत पड़ने पर उसको कैद की सजा भी दी जा सकती है। लिंचिंग संबंधी अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकारों की अनुमति भी नहीं लेनी होगी, यानी अगर लिंचिंग से जुड़ा कोई मुद्दा आता है तो अगर किसी अधिकारी के खिलाफ या किसी और अन्य के खिलाफ है तो उसमें जरूरी नहीं कि राज्य की जो है वो सहमति ली जाए, अनुमति ली जाए। आप बिना उसकी अनुमति के भी केस प्रारंभ कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। साथ ही पीड़ितों या उनके निकट परिजनों को पर्याप्त मौद्रिक मुआवजा प्रदान करने की बात भी कही गई है, यानी वही जो अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि पीड़ित जो है उसके लिए राज्य सरकारें मुआवजा संबंधी कोई योजना चला सकती है, तो यही इस कानून में भी कहा गया कि मुआवजा संबंधी चाहे उसके पीड़ित को या उसके परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। इसके पश्चात राजस्थान सरकार ने भी इस तरीके का जो है नियम कानून पारित किया अगस्त 2019 में। इसमें भी लिंचिंग के विरुद्ध जो है विधेयक लाया, क्योंकि अभी जो है ये बात कही गई है, बात सामने आई कि 2014 के बाद देश में घटित लिंचिंग घटनाओं में से 78% घटनाएं राजस्थान में हुई हैं। आप सोच सकते हैं कि 2014 के बाद से जितनी भी घटना हुई है, मान लीजिए 100 घटना हुई तो उसमें से 78 घटना अकेले राजस्थान में हुई है। इसलिए राजस्थान को तो और पहले लाना चाहिए था और मणिपुर से भी पहले आना चाहिए था, सबसे पहला राज्य बनना चाहिए था। हालांकि कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, 2019 में आए तो सही, अभी कानून बना चुके हैं। राजस्थान सरकार के लिंचिंग विरोधी विधेयक को लेकर विश्लेषकों का कहना है कि इनमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कई निर्देशों की अनदेखी की गई है। इसमें कहा गया है, विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जो राजस्थान के नियम बनाए गए इसमें सुप्रीम कोर्ट के कई जो आदेश थे, जो अनुदेश थे, जो निर्देश थे, उसको अनदेखा किया गया है। उसके बारे में इसमें प्रावधान नहीं किया गया जिस तरीके से मणिपुर ने किया है। राजस्थान और ये जो है अधिकारी जिनको नियुक्त किया जाएगा, नोडल अधिकारी, सीनियर पुलिस, राजस्थान सरकार ने जो कानून बनाया इसमें इसके लिए कोई जिम्मेदारी दी ही नहीं गई, यानी अगर ये विफल हो जाते हैं तो इनको सजा या इनके ऊपर जुर्माना इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं किया गया इसमें। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जो कमी है, इसको दूर करना चाहिए राजस्थान सरकार को इसमें संशोधन करके, क्योंकि जब तक अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं आएगी तब तक इसमें सख्ती भी नहीं आएगी। जैसे मणिपुर ने अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कही, तो इसमें भी इस प्रावधान को जोड़ना चाहिए था, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। राजस्थान के बाद पश्चिम बंगाल ने भी लिंचिंग से संबंधित एक विधेयक पारित किया। पश्चिम बंगाल के विधेयक में किसी व्यक्ति को घायल करने वालों को 3 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। यह है कड़ा कानून। 3 साल की जगह 7 साल किया जा सकता था हालांकि, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, 3 साल भी है तो है, कम से कम कुछ तो है। इसके अलावा इन 3 राज्य के अलावा तो बाकी सारे राज्यों में इस तरीके का कोई कानून ही नहीं है, इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं की गई है। तो जो है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल का जो कानून, उसमें कहा गया कि अगर किसी को घायल किया जाता है तो 3 साल की सजा, 3 साल से लेकर के मृत्युदंड, अगर किसी को मृत्यु कर दी जाती है, अगर किसी को मार दिया जाता है तो मृत्युदंड तक की सजा दी जाएगी। मणिपुर, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त अब तक अन्य किसी भी राज्य ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की, यानी अन्य राज्यों में इस तरीके से कोई भी जो है कानून नहीं बनाया गया अभी तक। यही सिर्फ 3 राज्य हैं, कौन कौन? मणिपुर, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, जिनमें इस तरीके के कानून बनाए गए हैं। आगे की राह क्या हो, तो अभी तक आम हत्या और भीड़ द्वारा की गई हत्या को कानून की दृष्टि में समान माना जाता है। आवश्यक है कि इन दोनों को कानून की दृष्टि से अलग अलग परिभाषित किया जाए। ये तभी होगा जब मॉब लिंचिंग से जुड़ा जो है कानून लाएगी केंद्र सरकार और उसमें परिभाषित करेगी कि मॉब लिंचिंग किसको कहा जाता है, उसमें इसके लिए क्या सजा का प्रावधान है, अगर भीड़ द्वारा की जाती है तो क्या सजा का प्रावधान है, जिसकी पहचान होती है उसके लिए क्या है।
उनमें बहुत विस्तार से बात की जाएगी, तभी ये सब होगा। अभी तक तो जो है दोनों को एक ही माना जाता है, चाहे हत्या और चाहे भीड़ द्वारा की गई हत्या, दोनों को एक ही माना जाता है, क्योंकि आईपीसी की धारा 307 के तहत, 302 के तहत, इन सारी चीजों के तहत केस चलाया जाता है। तो उसमें हत्या और हत्या के प्रयास से जुड़े मामले हैं। भीड़ द्वारा की गई हत्या, मॉब लिंचिंग की पहचान करके उसके लिए दहेज रोकथाम अधिनियम और पास्को की तरह एक सख्त और असरदार कानून बनाया जाए। अभी जैसे मैंने बताया कि कानून की आवश्यकता है। सोशल मीडिया और इंटरनेट के प्रसार से भारत में अफवाहों के प्रसार में तेजी देखी गई है। ये तो अभी यार, ये भाई सोशल मीडिया जो है ना, वो बहुत खराब या अच्छी चीज, जो भी कह, आप जैसे इसका यूज करते हैं वो डिपेंड करता है कि अगर आप अच्छाई से यूज कर रहे हैं तो अच्छी चीज है, अगर आप खराब यूज कर रहे हैं तो खराब चीज है। इसमें जो है बहुत तेजी से न्यूज फैलती है, अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं, तो उसको हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई न्यूज आ रही है तो पहले हम उसको चेक कर लें कि हद तक सही है, कितना सही, उसके बाद ही हम उसको फैलाएं, अन्यथा यह हम सबके लिए नुकसानदायक ही होगी, जिससे समस्या और गंभीर हो गई है। एक रिसर्च के मुताबिक 40% पढ़े लिखे हुआ खबर की सच्चाई को नहीं परखते और उसे अग्रसारित करते हैं, यानी अग्रसारित वही आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। इस संदर्भ में व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है। इसके लिए कैंपेन चलाया जा सकता है। इसके लिए धार्मिक गुरुओं की सहायता ली जा सकती है कि यार इस तरीके की घटनाओं को रोका जाए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि धर्म और समुदाय से जुड़े मुद्दे ही इस तरीके की घटनाओं के लिए जिम्मेदार पाए जाते हैं, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं के लिए। तो इस तरीके से हमें सोशल मीडिया का यूज करके, एनजीओज का यूज करके, और जो है ये धार्मिक गुरुओं का यूज करके, इन सारी चीजों का यूज करके, इन सारे लोगों का सहायता लेकर के मॉब लिंचिंग को रोकने में असरदार कार्य किए जा सकते हैं। एक आर्टिकल है, भूमि संसाधन विभाग के सचिव अजय तिर्की ने विश्व बैंक टीम के साथ रिवार्ड कार्यक्रम क्या है तो इसके बारे में ही जानेंगे कि समीक्षा की। रिवार्ड का पूरा नाम है रिजुवेनेटिंग वाटरशेड्स फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट, अभिनव विकास के माध्यम से कृषि लचीलेपन के लिए जल संभरों का कायाकल्प। यह विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एक जल संभर विकास कार्यक्रम है। इससे 2021 से 2026 की अवधि के लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है तो किसानों की अनुकूलता बढ़ाने और सहभागी राज्यों के चयनित जल संभरों में मूल्य श्रृंखलाओं की सहायता करने के लिए उन्नत जल संभर प्रबंधन को अपनाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य संस्थानों की क्षमता में सुधार करना, उसको सुदृढ़ करना। यानी ये जो है जल संभर विकास कार्यक्रम है, किसानों की सहायता के लिए चालू किया गया है। जो जल संभर कार्यक्रम है राज्य सरकारों के या जो उनकी जल संसाधन संबंधित योजनाएं हैं, जल से जुड़ा जो भी मुद्दा है उसके लिए इसको शुरू किया गया है। मृदा अपवाह की रोकथाम करना, प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन, वर्षा जल संचयन और भूजल तालिका का पुनर्भरण। भूजल तालिका मतलब क्या है, जो ये अंडरग्राउंड वाटर होते हैं जो खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे कई जगहों से, उनको जो है फिर से रिचार्ज किया जाए, उनका फिर से पुनर्भरण किया जाए। और जो प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन है, यानी अपने से जो वनस्पतियां उगती हैं उनको देखा जाए, उनके बारे में जानकारी ली जाए, उनका जो है विकास किया जाए, उनको इस लेवल पे लेके आया जाए कि वो फिर से अपने से उगें। मृदा अपवाह का रोकथाम, मृदा अपवाह कई कारणों से होता है, जैसे बाढ़ से हो गया, अधिक बारिश से हो गया, तो इन सारी चीजों से उर्वरकता घटती है, मृदा की गुणवत्ता ह्रास होती है, जिससे अंततः फसल उत्पादन में दिक्कत होती है। तो इन सारी चीजों को रोकना है। ये बहुफसल और विविध कृषि आधारित गतिविधियों की शुरुआत को सक्षम बनाता है। यानी ये किसी एक फसल या जैसे चावल, गेहूं इस तरीके से रिलेटेड नहीं है, बहुफसल यानी कई फसलों से रिलेटेड है, कह सकते हैं लगभग सभी फसलों से रिलेटेड है। और विविध कृषि आधारित गतिविधियों की शुरुआत को सक्षम बनाता है, यानी जो भी कृषि रिलेटेड अन्य गतिविधियां भी हैं, जैसे कटाई, निराई, ये सब जो होता है, ये जो गाँव के लोग हम समझते होंगे अच्छे से, सिंचाई हो गया, इन सारी चीजों को भी करना है, इसमें ध्यान में रखना है। जो वाटरशेड क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अस्थायी आजीविका प्रदान करने में मदद करता है, यानी वाटरशेड के क्षेत्र में जो भी लोग रह रहे हैं उनके जीवन को अस्थायी बनाता है, इसमें यह सहायता करेगा। कार्यान्वयन क्या है तो इसका ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग और कर्नाटक तथा ओडिशा राज्यों में आधुनिक जल संभर प्रथाओं को लागू करने के लिए इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसमें विश्व बैंक सहायता कर रहा है। इसमें विश्व बैंक और राज्यों के बीच वित्त पोषण पैटर्न जो है 70-30 का है, और विश्व बैंक और भूमि संसाधन विभाग के बीच ये 50-50% का है। यानी जो विश्व वर्ल्ड बैंक है और जब राज्य सरकार है कर्नाटक और उड़ीसा, इसको 3 से 4 राज्यों में लागू करने की बात की जा रही है। हालांकि अभी सिर्फ कर्नाटक और उड़ीसा में ही लागू किया गया है। तो इसमें जो वर्ल्ड बैंक राशि देगा ये, और कर्नाटक और उड़ीसा जो देंगे वो 70 और 30 के अनुपात में चलेंगे। यानी अगर 100 रुपए है तो वर्ल्ड बैंक 70 रुपए देगा, और ये उड़ीसा और कर्नाटक के, उड़ीसा भी 30 रुपए देगा अपने क्षेत्र के लिए, कर्नाटक देगा 30 रुपए अपने क्षेत्र के लिए। और यही बात जब आ जाएगी भूमि संसाधन विभाग की, तो वहां पे दोनों के बीच 50-50 हो जाए, भूमि संसाधन विभाग और वर्ल्ड बैंक के बीच ये दोनों 50-50 रुपए देंगे, ये 50-50% देंगे।